हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनेजमेंट पैराडाइज। आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का दूसरा लेक्चर है और आज हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक बार इलास्टिसिटी की डेफिनेशन वापस से डिस्कस कर लेते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि डिमांड को इफेक्ट करने वाले किसी भी फैक्टर को अगर हम बदलते हैं तो उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आता है। जैसे कि डिमांड को इफेक्ट करने वाले लास्ट क्लास में 3 फैक्टर्स की हमने बात करी थी, प्राइस की, इनकम की, ठीक है, और हमने बात की थी रिलेटेड गुड्स की, ठीक है। तो अगर मान लो हमने प्राइस को 10% से चेंज किया तो उसकी वजह से डिमांड में कितने परसेंट का चेंज आता है, ठीक है। मान लो हो सकता है वो 2% का चेंज आए, हो सकता है वो 10% का चेंज आए, हो सकता है वो 20% का चेंज आए। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसी तरीके से अगर इनकम में 10% का चेंज आया है तो उसकी वजह से डिमांड में हो सकता है अगेन 2%, 10%, 20% किसी वैल्यू से चेंज आया हो, तो उसको हमने क्या कहा? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और सिमिलरली रिलेटेड गुड्स के टाइप्स भी हमने डिस्कस करे थे। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सब्स्टिट्यूट और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इनकी भी प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारे कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज आया है वो क्या कहा जाएगा? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये नहीं कि उसको रिलेटेड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप कह देना, उसके लिए हम वर्ड पहले भी पढ़ चुके हैं। उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन 11th क्लास के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ हमें डिस्कस करना है प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में। तो हम अब उसके बारे में काफी डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इससे जुड़े हुए काफी सारे ग्राफ्स भी आते हैं। तो उनको अच्छे से समझना जरूरी है, बिकॉज ये आपको आगे तक काम आएगा। बीकॉम, पोस्ट ग्रेजुएशन, जहां तक आप स्टडी करते हो, बीए वगैरह, उन सब में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितने परसेंट का चेंज आता है अगर प्राइस में परसेंटेज वाइज हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे भी वही एग्जांपल है कि प्राइस को अगर हमने 10% से चेंज किया तो डिमांड में कितने परसेंट का चेंज आया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगाया हुआ है। तो इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे क्या लिखा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे आप, इसको बिल्कुल स्टार मार्क करके रख लो अपने पास, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ही आगे पूरी की पूरी इलास्टिसिटी के फॉर्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं, हम इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल कर सकते हैं। न्यूमेरिकल पे हम आगे काफी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये बिल्कुल इनिशियल फॉर्मूला मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। क्लियर है? तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लिखा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेकिन जब आपने बुक्स अगर गो थ्रू किया होगा तो आपने देखा होगा कि वहां पे ऐसा फॉर्मूला लिखा होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू टी बाई क्यू। तो अब हम इस फॉर्मूले के थ्रू इस फॉर्मूले तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ताकि कंसेप्ट आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। फाइन। तो जब भी हम किसी भी चीज की परसेंटेज चेंज निकालते हैं तो उसके लिए हम बेसिकली क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? चेंज निकालते हैं, उसको ओरिजिनल या इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करते हैं और उसको इनटू कर देते हैं 100 से। वही हमने यहाँ पे भी किया है। अब हमारे न्यूमरेटर वाले पार्ट में हमें निकाला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के लिए हमने क्या किया? चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल या इनिशियल डिमांड इंटू 100 कर दिया। सिमिलरली चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने के लिए भी हमने वही मेथड यूज किया है। फाइन। लेकिन आप देख रहे हो कि मैंने इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में हर जगह माइनस सिंबल लगाया है, देख रहे हैं? अब इसके पीछे क्या रीजन है मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अब किसी भी चीज की चेंज निकालनी हो तो चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं? हम नई और पुरानी वैल्यू का डिफरेंस निकालते हैं और फिर नीचे इनिशियल वैल्यू हमने लिखी है। अब इसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दिया है। क्यू का मतलब क्या है? इनिशियल क्वांटिटी, मतलब जो हमारी पहले वाली क्वांटिटी थी, चेंज से पहले वाली क्वांटिटी, उसको हमने इनिशियल क्वांटिटी कहा। जबकि Q1 का मतलब है न्यू क्वांटिटी, मतलब चेंज होने के बाद वाली क्वांटिटी। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो मान लो कि प्राइस 2 रुपए से बढ़ के 4 रुपए हुई, जिसकी वजह से क्वांटिटी 10 से घट के 5 हो गई। तो इसमें ये 10 क्या हो जाएगी? ओरिजिनल क्वांटिटी, और 5 क्या हो जाएगी? न्यू क्वांटिटी। क्लियर है? प्राइस में भी हमने सेम मेथड से यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया। अब यहाँ पे एक सिंबल लिखा है आगे स्टेप में, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू होल डिवाइडेड बाई डेल्टा पी अपॉन पी।
ये सिंबल याद रखेंगे, इस सिंबल को हम कहते हैं डेल्टा, और डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो यहाँ पे Q माइनस क्यू को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, डेल्टा Q से। अगर आप याद करने के लिए लिखना चाहो तो लिख सकते हो डेल्टा Q कैसे निकाला हमने, Q1 माइनस Q, और उसी तरीके से डेल्टा P हमने कैसे निकाला, P1 माइनस P कर दिया। क्लियर है, यहाँ ये 100 कैंसिल हो गया और हमने Q1 माइनस क्यू की जगह लिख दिया डेल्टा Q, और P1 माइनस P की जगह लिख दिया डेल्टा P। अब आपको मैथमेटिक्स के बेसिक रूल में आपने पहले पढ़ा होगा कि ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, अगर वो डिवीजन में होती है तो हम उसको इस तरीके से रिवर्स कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। तो भाई हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू को इन्वर्स कर दिया, और फिर फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, डेल्टा Q बाई क्यू इंटू P डिवाइडेड बाई डेल्टा P। या फिर और सिंप्लीफाई करना आप चाहो तो डेल्टा वाली वैल्यू दोनों हमने एक साइड लिख दी और नॉन डेल्टा वैल्यू हमने एक साइड लिख दी। क्लियर है, तो ये हमारा था फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। आप आज जाकर एक दो बार इस फॉर्मूले को प्रैक्टिस करना, ताकि ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो जाए, रिवाइज हो जाए। रटना नहीं है बिल्कुल भी, आपको उसको प्रैक्टिस के थ्रू इनिशियल फॉर्मूले से यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको उससे काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि आखिरकार यहाँ पे सिंबल माइनस क्यों लगाया है हमने। माइनस सिंबल लगाने के पीछे बहुत ही सिंपल बट इम्पॉर्टेंट रीजन है। जब भी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हमारी जो वैल्यू होती है ना, यहाँ पे वो देखोगे आपकी इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू जो आती है फाइनल, वो नेगेटिव में आती है। ठीक है, अब जैसे इस एग्जाम्पल को हम करके देखते हैं सॉल्व। यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ, आप उसके बाद ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले में Q1 माइनस क्यू लिखा है, तो न्यू क्वांटिटी चेंज के बाद वाली क्वांटिटी यानी कि 5, और ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है हमारे फॉर्मूले में 10। क्लियर है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी यानी 10 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय P1 माइनस P यानी 4 माइनस 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 हो जाएगा। तो 5 माइनस 10 कितना आएगा, -5 आएगा, और डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.5 माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये वैल्यू हमारी इलास्टिसिटी की आ रही है माइनस में, लेकिन सिंस अगर हमने माइनस लगाया हुआ है फॉर्मूले में, तो माइनस के साथ माइनस क्या हो जाएगी, वैल्यू प्लस हो जाएगी, और हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, तो आप ये सोचोगे कि हमें इसे पॉजिटिव करना क्यों जरूरी है। आप आगे वाले क्लास में पढ़ोगे कि इलास्टिसिटी की वैल्यू किस तरीके से बढ़ती और घटती है। अगर मान लो कि मैं बोलूं 1, इलास्टिसिटी की वैल्यू अगर मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल कि इलास्टिसिटी की वैल्यू आ रही है 1, और दूसरी तरफ मैंने लिखा इलास्टिसिटी की वैल्यू आ रही है 2, तो अब क्या कहोगे, ईडी ये वाली ज्यादा है कंपेयर टू इसके। लेकिन अगर मान लो मैंने यहीं पे माइनस में वैल्यू लिखा होता -1 और -2, तो नेगेटिव वैल्यू आपको पता ही है कि जो हमारा नंबर लाइन होता है उसमें पहले क्या आता है, -1 आता है, देन हमारी वैल्यू जो आती है वो -2 आती है। तो उस हिसाब से वैल्यू -1 वाली बड़ी हो जाती और -2 वाली वैल्यू छोटी हो जाती। क्लियर है, तो अब इसमें कंफ्यूजन होता कि कौन सी वैल्यू में बड़ी लेनी है, कौन सी वैल्यू में छोटी लेनी है। तो इसीलिए फॉर्मूला डेवलप करते टाइम ही फॉर्मूले में माइनस सिंबल लगा दिया जाता है, ताकि हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू पॉजिटिव आए। फाइन, अब अगर आपको इस फॉर्मूले के डेरिवेशन में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स भी आता है, कोई डाउट हो कि भाई यहाँ डिवीजन क्यों लिखा हमने, ये डेल्टा क्यों पुट किया, या फिर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चेंज किया जाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव साथ में लेते हैं तो क्या होता है, तो ऐसा कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और आज आप जाके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप मेंशन करना। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ साथ में सॉल्व करेंगे, ताकि आप आगे के चैप्टर और टॉपिक को ज्यादा अच्छे से समझ पाओ। फाइन, तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।